हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने क्लास 12th की जो इंग्लिश का जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर था उसके कुल 12 पैसेज थे, जिसमें कि हमने 8 कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो थर्ड जो लेक्चर है वो मैं लेकर हाजिर हो चुकी हूँ, क्योंकि कुल 12 पैसेज मैंने 8 आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 4-4 के सेक्शन में 2 सेक्शन बने हैं, तीसरा सेक्शन आज मैं बनाने वाली हूँ। तो बचे हुए जो 4 पैसेज है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने 2 पैसेज नहीं पढ़े, जाके पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर पढ़कर कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, और पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। एक एक वर्ड मीनिंग बताऊँगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, और पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो 9वां पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है? देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब एक चीज के बाद दूसरी चीज, यानी कि फिर एक के बाद दूसरी चीज की बात करते हुए मिस्टर यानी कि एम हैमल यानी कि जो टीचर हैं, वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वह बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज में, सेइंग कहते हुए दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे अच्छी यानी कि सर्वोत्तम भाषा है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, द क्लियरेस्ट, स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, अधिक तार्किक, दैट की वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, वह हमें सुरक्षित करती है अपनों के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम इसे कभी नहीं भूलते हैं, बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, यदि एक व्यक्ति दास बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट, यदि वह अपनी भाषा में पकड़ रखता है, यानी कि अगर उसे अपने देश की भाषा आती है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो वह क्या, उसके पास कैसी शक्ति होती है? एक जेल से बाहर निकलने की शक्ति होती है। यानी कि अगर कोई देश गुलाम भी है, यानी कि कोई और देश में चला जाता है, तो भी वह उस देश में यानी कि उस जेल जैसे देश में भी उसे रहने की जो शक्ति होती है वो मिल जाती है, क्योंकि उसे अपने देश की भाषा आती है। तो ये कहा गया यहाँ पे। देन ही ओपनड अ ग्रामर, और उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और अपना पाठ पढ़ाने लगे। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख कर, हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, और मैं यह अच्छी तरीके से समझ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड टू इजी, और मुझे सब कुछ बहुत आसान दिखाई दे रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू, अधिक, दैट की, आई हैड नेवर लिस्टेंड सो केयरफुली, मैंने कभी भी उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, एंड, और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उन्होंने कभी भी इतनी किसी भी चीज़ की इतनी व्याख्या नहीं की थी, विद सो मच प्रेटियंस, और बहुत ही इतने अधिक धैर्य के साथ। तो ये यहाँ पे कहा गया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इट सीम्ड आलमोस्ट, और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, एज इफ द पुअर मैन वांटेड, कि जो पुअर मैन मतलब कि एम हैमल यानी कि जो टीचर हैं उनको पुअर मैन यहाँ पे कहा गया है। एम हैमल वांटेड यानी कि जो टीचर थे वो चाहते थे, टू गिव, देना, अस, हमें, आल ही नो बिफोर गोइंग अवे, वह जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहते थे। अब देने का मतलब क्या है? एक टीचर के पास देने के लिए ज्ञान ही होता है, तो वो ज्ञान देना चाहते थे। एंड, और, टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह हमारे मस्तिष्क में रखना चाहते थे एक ही बार में, यानी कि जो वो ज्ञान देना चाहते थे वो चाहते थे कि मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करूं कि सारे बच्चों के मस्तिष्क में एक ही बार में बात समझ आ जाए, तो वो ऐसा समझाना चाहते थे। तो ये आपको समझ आ गया है। तो ये 9वां पैराग्राफ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
10वें पैराग्राफ में क्या बताया गया है? आफ्टर द ग्रामर पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, जो राइटिंग के लिए जो लेसन दिया गया था अब उसकी बारी आई है। दैट डे, उस दिन एम हैमल हैड फ्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन जो एम हैमल है यानी कि जो टीचर है वो कुछ नई कॉपी लेके आए थे हमारे लिए। तो रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें कि बहुत ही सुंदर वक्राकार शैली में लिखा गया था। क्या लिखा था? फ्रेंच अल्सास, तो ये उसमें लिखा हुआ था। आगे क्या कहते हैं? दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लैटरिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? वो दिखाई दे रहे थे, वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि छोटे झंडे लहरा रहे हों सभी जगह। जो स्कूल का क्लासरूम है उन सभी जगह, जो क्लास का रूम है उसके अंदर जो छोटे झंडे हैं वो सारे लहरा रहे हो, ऐसा लग रहा था या ऐसे प्रतीत हो रहे थे। हैग फ्रॉम द रूड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, तो वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि हमारी डेस्क से छड़ी द्वारा लटकाए गए हों, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवर वन सेट टू वर्क, खास आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, वहाँ कितनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, तो वहाँ पे क्या किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? सिर्फ पेपर पे जो पेन से जो स्क्रैचिंग की जा रही थी सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाकी वहाँ पे पूरी शांति छाई हुई थी। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं वन सम बीटल्स फ्यू इन, वहाँ पे कुछ भृंग यानी कि कुछ भौरे उड़े। बट लेकिन नो बडी, किसी भी व्यक्ति ने पेड नहीं ध्यान दिया। एनी अटेंशन टू देम, उन सभी पे जो भौरे उड़े थे उन सभी पे किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो पूरे समय मछली पकड़ने वाले कांटों का चित्र बनाने में लीन थे। ऑन द रूफ द पिजेंस कूड वेरी लो, तो यहाँ पे रूफ मतलब होता है छत, पिजेंस मतलब होता है कबूतर, कूड मतलब जो कबूतर कू कू की आवाज़ कर रहे थे उसकी बात की गई है। ऑन द रूफ, जो छत पर, द पिजेंस कूड वेरी लो, जो छत पर कबूतर बहुत धीमे आवाज़ में जो कू की आवाज़ कर रहे थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजेंस, क्या वे इन कबूतर को भी जर्मन बोलने के लिए कहेंगे। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी राइटिंग को देखता हूँ, आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो जो एम हैमल है वो बिना मोशन करे हुए यानी कि मोशनलेस अपनी कुर्सी पर बैठे, यानी कि वो अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हैं। एंड और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो जब गेजिंग मतलब होता है घूरना, जब वो एक वस्तु को घूरते होते हैं और जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ध्यान लगाते हैं तो दूसरी वस्तु को घूरते हैं और वो लगातार एक वस्तु से दूसरी वस्तु को घूर रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो चाहते हैं फिक्स करना अपने माइंड में, यानी कि वो बनाना चाहते हैं इमेज अपने दिमाग में। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि क्लासरूम जो स्कूल के जो रूम में जो भी सामान है या जो भी थिंग है उनको ऐसे घूर रहे ताकि वो अपने माइंड में उनकी इमेज बना सके ताकि वो उसे अच्छे से याद रख सके। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल एक ही स्थान पर यानी कि उस स्कूल के क्लासरूम में ही बिता दिए हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, तो क्या कहा गया है कि खिड़की के दूसरी तरफ यानी कि बाहर क्या है, उनका गार्डन है। एंड और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बगीचे के सामने क्या है, उनकी क्लास है। जस्ट लाइक
that only the desk and benches has been worn smooth, और जो डेस्क और जो बेंच हैं दोनों को खिसका खिसका के क्या हुआ है, वो घिस गई हैं. द walnut trees in the garden were taller and the hopvine, और जो वालनट मतलब कि जो अखरोट के जो पेड़ है बगीचे में वो कैसे हैं, वो अब बड़े हो गए हैं. ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं लगाए हैं. किसने? एम हेमल ने स्वयं लगाए हैं. ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो अखरोट के पेड़ है वो कैसे खिड़कियों से लिपट कर छत तक पहुंच गए हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, तो कह रहे कि जो एम हेमल है जब इसे छोड़ कर जाएंगे तो उनका दिल कितना टूटेगा. आल पुअर मैन, यानी कि यहाँ पे एम हेमल की बात की गई है, जब वो छोड़ के जाएंगे तो उनका दिल कितना टूटेगा. टू हर सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, और जो उनकी बहन है वो रूम में इधर उधर टहल रही है, पैकिंग कर रही है. अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो पैकिंग करी इसलिए उनकी बहन जो है वो इधर उधर टहल रही है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें जाना पड़ेगा इस कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए. तो ये पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म होता है. अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ यानी कि 12 पैराग्राफ पे. इस अंतिम पैराग्राफ में क्या कहा गया है? बट ही हैड करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लास्ट में जो एम हेमल है थोड़ा साहस करके प्रत्येक पाठ का लास्ट लेसन आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक लेसन. एंड और देन द बेबीज, और तभी जो बच्चे हैं सेंटेड, आवाज़ आई. देयर बा बी बी बो बू, ऐसे बच्चों की आवाज़ आई. कैसी आवाज़ आई? बा बी बी बो बू ऐसे करके आवाज़ आई. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैज़ पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और क्या हुआ, जो रूम के नीचे और उसके पीछे की ओर क्या, एक पुराने जो बूढ़े व्यक्ति हैं यानी कि ओल्ड हॉसर का मतलब पुराने व्यक्ति, वो खड़े हैं. और क्या कहा गया, उनके जो चश्मे हैं वो रखे हैं. एंड और यही चश्मे पेपर के बीच में रखे हैं, ऐसे पहले स्टोरी में बताया गया है. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसमें बताया गया है. और नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी दोनों चैप्टर की, आप जाके पढ़ सकते हैं. तो आप पढ़ लीजिएगा और आपको याद आ जाएगा कि हाँ उसमें बताया गया था. आगे हम पढ़ते हैं. एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, और उनके हाथों में कागज हैं, जो पेपर है वो पकड़ रखी उन्होंने. इन बोथ हैंड्स, और जो जितने भी पेपर है वो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं. स्प्लीडिंग, और पढ़ रहे हैं. दैट लेटर्स, उन पत्रों को. विथ देम, उनके साथ. यू कुड सी, आप देख सकते हैं. दैट की ही टू वाज क्राइंग हिज वॉइस, और उनके आवाज़ में रोने की आवाज़ जैसी लग रही थी. ट्रम्बल्ड, और कांपती हुई लग रही थी. विद इमोशंस, भाव के साथ. एंड और इट वाज सो फनी, और बहुत विचित्र लग रही थी. टू हेयर, सुनने में. टू हेयर हिम, सुनने में हमें. एंड दैट कि वी ऑल वांटेड, वह चाहते थे. टू लाफ, हंसना. एंड क्राई, और रोना. आह, हाउ विल आई रिमेंबर इट, और जब मैंने इनका ध्यान किया. दैट की लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है. और आगे क्या कहा गया है? ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रॉक 12, और जो चर्च की जो घड़ी थी अब उसमें 12 बज गए हैं. देन तब द एंजल्स, एंजल्स क्या है? एक प्रार्थना है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पुर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ट्रिल, तो क्या कहा गया? जो पुर्सियन के जो सिपाही थे वो कसरत करके वापस आ रहे थे, वैसा ही सेम मोमेंट था. आगे क्या कहते हैं? साउंडेड अंडर आवर विंडोज मिस्टर हेमल स्टूड अप, और वो आवाज़ जो कसरत करके वो सिपाही आ रहे थे वो आवाज़ अब खिड़कियों से अंदर आ रही है. और एम हेमल खड़े हो गए हैं. वेरी पेल, उनका जो चेहरा था बहुत ही पीला हो गया था. इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए. एंड और नेवर सा हिम लुक सो
टाल, और मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। लंबा देखने का मतलब क्या है, उन्हें ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो इससे छोड़ के जाने वाले थे और इस तरह उनके दुख के कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया था और इस कंडीशन को उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र सेड, उन्होंने कहा, आई बट समथिंग रोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो एम हेमल है उन्होंने खड़े होके कहा कि मेरे मित्र, उसके बाद वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इमोशन जितने भी थे वो दुखी वाले थे, तो दुख के कारण वो आगे नहीं बोल पाए क्योंकि भावुक हो गए। और फिर क्या होता है, देन ही टर्न्ड, और फिर वे मुड़ते हैं टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और वो चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस। क्या लिखा है कि फ्रांस जिंदाबाद। ये फ्रेंच की भाषा है जिसमें कि उन्होंने लिखा था फ्रांस जिंदाबाद। और क्या होता है आगे, देन ही स्टॉप्ड, और वो तब रुक जाते हैं। एंड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो दोबारा अपनी जो दीवार थी उसकी तरफ वो अपना सिर झुकाते हैं। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, मेड अ गेसर, और वो दोबारा या इशारा करते हैं, टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। और क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा लेसन समाप्त होता है। आपको पढ़ के कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। शेयर किसके साथ करना है? अपने फ्रेंड के साथ करना है, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई है जो कि इंग्लिश पढ़ता है, उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।